और आपको यह भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचने वाले हैं। खबर है कि दिल्ली में ही महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फाइनल प्लान बनेगा। आज गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के सामने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे से डरना मत, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, वो नेशनल पार्टी है। मतलब साफ है, आज खुले तौर से एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो उनके 42 विधायकों का गुट और बीजेपी के 106 विधायकों का धड़ा, यानी करीब 150 एमएलएज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने वाले हैं। अब मुंबई में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। उद्धव ठाकरे आज मातोश्री से बाहर नहीं निकले और मातोश्री के अंदर भी सिर्फ 13 विधायक ही जुटा पाए, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी की स्ट्रेंथ कल से और कम हो गई है। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी इस वक्त उद्धव ठाकरे का मोराल बढ़ाने में लगी है, उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रही है। मतलब इस हफ्ते दो बड़ी चीजें होने वाली हैं। ठाकरे जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस आएंगे और शरद पवार इस हफ्ते उद्धव ठाकरे की सरकार बचा नहीं पाएंगे। उद्धव ठाकरे का गेम ओवर। 40+ की स्ट्रेंथ के साथ बागी एकनाथ शिंदे ने ऑन कैमरा शक्ति प्रदर्शन कर दिया। कुर्सियां लगी, 40 से ज्यादा विधायक बैठे, लाइट ऑन हुआ, कैमरा ऑन हुआ, एक्शन बोला गया। उद्धव ठाकरे को डायरेक्ट मैसेज भेजा गया। झुकने का, पीछे हटने का, फैसला पलटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सियासी संकेत के झटके मुंबई तक महसूस किए गए। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना आहे। भारी प्रेशर झेल रही शिवसेना के संजय राउत को आखिरकार कहना ही पड़ा, शिवसेना महाअघाड़ी सरकार से निकलने को तैयार है। कांग्रेस और एनसीपी को डंप करने के लिए रेडी है। रिपीट मोड में 3 बार संजय राउत को सुनिए, एक एक बात नोट कीजिए। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में अब एक नया पेच आएगा या उद्धव ठाकरे का गुट भी गया? एनसीपी और कांग्रेस का फ्यूचर अंधकार में चला गया। देखिए, अगर कोई कुछ अलग रास्ते से जाना है तो कोई कुछ भी कारण जो है ढूंढ लेता है। यहाँ तो 3 पार्टियों की सरकार है, तो थोड़ा सा हमें भी कुछ लगता है कि ये गलत है, उनको लगता है वो गलत है, मगर इसका मतलब जो है सरकार को डुबाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर इशारों इशारों में तो ऐसा ही लग रहा है। वरना आनन फानन में महाराष्ट्र कांग्रेस को इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? कांग्रेस के नेताओं को कैमरे पर आकर सफाई क्यों देनी पड़ी? जो उनके पार्टी अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, उसमें हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं रहना और दूसरे किसी उनके पार्टी के किसी को बनाना है तो उनकी सोच है, और हम महाविकास आघाड़ी, हम बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उद्धव के साथ गेम तो हो गया है। गुवाहाटी में हर घंटे इस खेल की शूटिंग चल रही है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की सेटिंग हो गई है।
गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं, उसी होटल के बाहर फिलहाल टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुंबई में सरकार गिर रही है, हलचल बढ़ गई है। मातोश्री पर आकर सभी एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अगर बात रखते हैं तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार से बाहर निकलने के लिए तैयार है। एक बड़ी लाइन संजय राउत ने दी है। तो मातोश्री फिलहाल चर्चा में है और यहीं से धुरी शिवसेना की चलाई जा रही है पूरे महाराष्ट्र भर के लिए। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर सन्नाटा पसरा है, सब साइलेंट मोड पर चले गए। ये वही रास्ता है जो शरद पवार के घर सिल्वर ओक जाता है। आजकल इस जगह पर हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उद्धव ने सरेंडर वाला मोड ऑन कर दिया है। मोटा नेता मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार कैसे टिक सकती है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, और वही हमारा काम चालू है। जबकि होटल में बैठकर सारे बड़े कॉल लेने वाले एकनाथ शिंदे और उनका गुट बम बम हो रखा है। कल तक देवेंद्र फडणवीस ये सारी उठापटक नीचे खड़े होकर देख रहे थे, मगर अब वो भी सुपर एक्टिव हो गए। फडणवीस के घर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। आगे की स्ट्रेटजी पर काम अभी से शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस उनके सागर बंगलों में भी बीजेपी के कई विधायक पहुंचे हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे मुंबई में रहने के लिए कहा गया है। इस सियासी थ्रिलर के लीड रोल में एकनाथ शिंदे हैं। शिवसेना के बागी विधायक शिंदे के साथ आए निर्दलीय विधायक सपोर्टिंग रोल में हैं। महाविकास अघाड़ी को पछाड़ने वाली पटकथा को देवेंद्र फडणवीस ने डायरेक्ट किया है। इस सियासी स्क्रीन प्ले को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने का टास्क गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कंप्लीट किया है। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी संकट बिल्कुल एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। इसमें फडणवीस का रिवेंज भी है, शिंदे का रिवोल्ट भी है, मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी वाला ड्रामा भी है, ठाकरे समर्थक विधायकों को किडनैप करने वाली कहानी भी है, और उस कहानी को काउंटर करके उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कटघरे में खड़े करने वाला नैरेटिव भी है। शिंदे की रिवोल्ट वाली प्लानिंग अचूक थी। गुवाहाटी में 6 दिनों के लिए होटल रेडिशन ब्लू की बुकिंग हुई। करीब 80 कमरे बुक किए गए। 4 फ्लाइट से बागी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी पहुंचाया गया। सूरत का पूरा प्लान गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की देखरेख में एग्जीक्यूट हुआ। सवाल यह है कि जब गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो बागी विधायकों को आनन फानन में असम क्यों भेजा गया? वजह सिंपल है, पूर्वोत्तर का ये राज्य अब तक शिवसेना के प्रभाव से बाहर रहा है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में इस पार्टी का असर बाकी किसी राज्य जितना नहीं है। दूसरी तरफ मौजूदा समय में पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में या तो बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है, यानी गुवाहाटी का माहौल बीजेपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इस पूरे प्लान को फ्रंट से एकनाथ शिंदे लीड कर रहे थे, मगर पीछे देवेंद्र फडणवीस खड़े थे। एक लाइन में कहें तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान से अगर किसी को फायदा होने वाला है तो वो एकमात्र बीजेपी है। एकनाथ शिंदे गुट का मानना है कि कुछ विधायकों को छोड़कर बाकी सारे शिवसेना विधायक देर सबेर बागी खेमे में आ ही जाएंगे, और हो भी बिल्कुल वैसा ही रहा है। गुरुवार को भी बागी विधायकों वाली चार्टर्ड फ्लाइट गुवाहाटी में लैंड होती रही, शिंदे खेमा मजबूत होता रहा। गुरुवार शाम तक शिवसेना के 7 बागी विधायकों की लैंडिंग हो चुकी थी। शिंदे ने कितनी तगड़ी सेंध लगाई है इसका अंदाजा आप इस नाम को देखकर लगा सकते हैं। रविंद्र फाटक भी एक ऐसी ही चार्टर्ड फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचे हैं। ये वही रविंद्र फाटक हैं जो उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर के साथ मुंबई से सूरत के होटल पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे की फोन पर उद्धव ठाकरे से बात करवाई थी। रविंद्र फाटक ठाणे के ही रहने वाले हैं और एकनाथ शिंदे के पड़ोसी हैं। कुछ दिनों पहले ये गए तो थे एकनाथ शिंदे को समझाने, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इन्हें ही अपने पाले में मिला लिया।
खेमा छोड़कर भागते विधायकों का काउंटर करने के लिए उद्धव खेमा नितिन देशमुख को कैमरे पर लेकर आया और उनसे ये कहलवाया कि पहले सूरत और गुवाहाटी गए विधायकों की किडनैपिंग की गई थी, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। नितिन देशमुख के दावों के उलट शिंदे खेमे ने जो तस्वीरें जारी की हैं, वो दूसरी कहानी बयान कर रही हैं। बागी विधायकों के साथ हंसते मुस्कुराते दिखाई दे रहे थे नितिन देशमुख, मगर सूरत से मुंबई पहुंचते ही बंद कमरे में गुपचुप बातें करते ही वो गोलमोल बातें करने लगे। और उनके इस झूठ की पोल खोली है शिंदे समर्थक एक और विधायक तानाजी सावंत ने, जिन्होंने किडनैपिंग की पूरी थ्योरी को सिरे से नकारते हुए क्लियर कर दिया है। शिंदे ने किसी भी एमएलए पर कोई दबाव नहीं बनाया। आणि मग तिथं म्हटलं की मला माघारी गेलं पाहिजे, आपल्याला इकडे जाऊन चालत नाही, तो येत असेल तर तुम्ही चालू। मला असं कसं आता चालेल, आपलं ठरलंय, आपण बोललो, त्या बोललेल्याप्रमाणे आपण वागतोय आणि त्याप्रमाणे पुढे चाललोय। आणि मग हे सगळं असताना मला नाही, मला आता तरी माघारी जावं लागेल, कारण मला थोडंसं प्रेशर वाटतं, मला भीती वाटते वगैरे। म्हणलं ठीक आहे, तुझा माघारी एक काम कर, आता तू जर माघारी जाणार असेल, अजून एक 2-4 गाड्या इकडे येणारच आहेत, तू एक ही माझीच गाडी घे, आत्ता ज्या आपण बसलोय, तू गाडी घेऊन माघारी जा, पाऊस वगैरे येतोय। तो म्हणला नको सर, तुम्ही ह्या गाडीत पुढे जा। मग त्या ठिकाणी जो आज तो मीडियाची दिशाभूल करतोय, स्वतःवरती किती अन्याय झाला, किंवा जो ग्रुप गेला त्यांनी कुठंतरी त्याला गन पॉईंटवरती नेला, त्याला प्रेशर केलं, त्याला टॉर्चर केलं, त्याला कोणीतरी धरलं, असलं काहीही झालेलं नाही, असलं काही झालेलं नाही। हा मीडियाची, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेची आणि पक्षप्रमुखाची सुद्धा दिशाभूल करतोय। अशानं स्वतःचं महत्त्व वाढत नसतं, कारण इतके दिवस तुम्हाला तिथून येताना हे सांगत होता की सावंत साहेब तुमच्यामुळं मी निवडून आलेलो आहे, तुमच्यामुळं आज ह्या पदावर दिसतोय, तुमच्यामुळं मी हा शिवसेनेत आहे, तुमचा आधारस्तंभ पाहिजे, तुमचा आशीर्वाद मला पाहिजे, तुम्ही माझ्या बरोबर पाहिजे। जो गेल्या 2 वर्ष 2.5 वर्ष कंटिन्युअस मला सांगतो, ज्यानं पक्षप्रमुखाची गेली 2.5 वर्ष दिशाभूल केली, त्यानं माझी दिशाभूल केली, आणि ह्या ठिकाणी पुन्हा आज ह्या माध्यमातून वर्षावरती काही जाऊन बसतो आणि त्या ठिकाणी सगळं मीडियाला काय पाहिजे देतो की माझ्यावरती अन्याय झाला आणि हे काय पद्धतीनं हे ऑपरेशन चाललेलं आहे। असं कुठलंही काही घडलेलं नाही। या ठिकाणी आज गोव्याला आलेला प्रत्येक आमदार हा स्वखुशीनं, स्वतःच्या मनानं, कोणालाही बाहीने फोन केलेला नाही, कोणाला कुठलाही दबाव नाही। नितिन देशमुख किडनैपिंग वाली झूठी थ्योरी क्यों दे रहे हैं, इसकी भी इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक नितिन देशमुख को खुद एकनाथ शिंदे के कहने पर गुवाहाटी एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, क्योंकि जब देशमुख बागी विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे तो वो वापस महाराष्ट्र जाने की बातें करने लगे, जिसके बाद उनको कुछ देर एयरपोर्ट के लाउंज में बिठाया गया। जब देशमुख नहीं माने तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सारा मामला खराब कर देगा, इसलिए नितिन देशमुख को वापस महाराष्ट्र चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया। शिंदे एक एक चाल सोच समझकर चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं, नारे भी लगवा रहे हैं। असली शिवसैनिक कौन है, उद्धव ठाकरे को ये भी बता रहे हैं। और नाराजगी की असली वजह क्या है, शिवसेना में फूट का सबसे अहम मुद्दा क्या है, सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश भी मातोश्री पहुंचा रहे हैं। वैसा उन्होंने उनके पार्टी के प्रमुख जी को बताना चाहिए था, सीएम जी को, या हमारी जो कभी कभी मीटिंग रहती थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के दो लोग हम बैठते थे, तब उन्होंने ये सवाल उठाना था कि ऐसा ऐसा है। कभी कभी एक पार्टी चलाने के वक्त भी कभी कभी पार्टी में एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। ये तो 3 पार्टियां थी, तो कुछ गड़बड़ हुई तो अगर बताए तो उसमें से रास्ता निकल सकता था। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए ये महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उन्होंने तो बहुत दफ़ा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है,
उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है। एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों की नाराजगी की अहम वजहों में से एक है, जिन एनसीपी नेताओं को वो चुनाव में हरा कर जीते, उन्हीं नेताओं को एनसीपी उनके इलाके में मजबूत कर रही है, ताकत दे रही है और शिवसेना के विधायकों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। बागी विधायक इसके पीछे शरद पवार को मुख्य रूप से जिम्मेदार मान रहे हैं। इन विधायकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि शिवसेना के मालिक भी शरद पवार हो गए हैं। नाराजगी की दूसरी बड़ी वजह आदित्य ठाकरे की कार्यशैली है। विधायकों का कहना है कि आदित्य ठाकरे खुद को शिवसेना का मुखिया समझते हैं और उसी तरह का व्यवहार करते हैं। शिवसेना के औरंगाबाद के विधायक संजय पांडुरंग सिरसाट ने उद्धव ठाकरे को लिखे खत में उनके एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जाने की 10 वजहें गिनाई हैं। इन 10 वजहों में संजय पांडुरंग सिरसाट ने सबसे पहली वजह यह बताई है कि उद्धव ठाकरे हमेशा नॉट रीचेबल रहते थे। वो किसी भी शिवसेना के विधायक से न मिलते थे, न शिवसेना के विधायक को उनके बंगले वर्षा में जाने की एंट्री मिल पाती थी। उद्धव ठाकरे के आसपास ऐसे लोगों का डेरा हो गया था जो सीधे कभी भी जनता के बीच में से चुनकर नहीं आए। वो या तो एमएलसी हैं, या तो राज्यसभा मेंबर हैं, या तो किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे और यही लोग शिवसेना के विधायकों को उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं देते थे। संजय पांडुरंग सिरसाट ने एक दूसरी वजह यह बताई कि मंत्रालय की 6वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, लेकिन इस कार्यालय में कभी भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। इस वजह से विधायक शिवसेना के होते हुए भी अपने शिवसेना के नेता से कभी नहीं मिल पाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को फंड दिया, लेकिन अपने ही विधायकों को फंड नहीं दिया, जिसकी वजह से शिवसेना के विधायक कभी जनता का काम पूरा कर ही नहीं पाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री होते हुए भी वो अपने विधायकों को अछूत समझते रहे और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर 2/3 विधायक आज उनका साथ छोड़ चुके हैं। शिंदे की लाइन क्लियर है, जबकि महाअघाड़ी खेमा कंफ्यूजन में है। वहां किसी को कुछ क्लियर नहीं है, सब आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। संजय राउत कैमरे पर कहते हैं, अगर शिंदे गुट वापस आया तो महाअघाड़ी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम अजित पवार कैमरे पर आकर कहते हैं कि संजय राउत ने तो सिर्फ वापस बुलाने के इरादे से कहा होगा। पहले जो तय हुआ था कि 5 साल के लिए ये महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट टिकना चाहिए, चलना चाहिए, उन्होंने तो बहुत दफ़ा कहा कि ये 5 साल नहीं 25 साल टिकने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट उन्होंने किया है। अभी वो जो आपने सवाल पूछा वो स्टेटमेंट जरूर उनका हमने सुना है, वो उनका अधिकार है। उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आप उसके आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? मेरे ख्याल से वैसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत लोगों को वापस बुलाने के लिए भी वो स्टेटमेंट कर सकते हैं, वो लेकिन वो उनका अधिकार है। करंट सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को हिला देने वाले सियासी भूकंप का क्लाइमेक्स अब अपने आखिरी दौर में है। इस सियासी ड्रामे का एपिसेंटर गुजरात से असम शिफ्ट हुआ। अब फोकस मुंबई पर है, दिल्ली पर है। देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को दिल्ली के लिए निकल गए। बीजेपी अब दिल्ली में आगे का प्लान बनाएगी, जबकि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगी है। महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे को पता नहीं चला और मालाबार हिल्स में सरकार हिल गई। नंदनवन में क्या है, विधानसभा में कैसी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद विधायक से कहा गया कि नंदनवन चलो, नंदनवन में पहुंचने के बाद क्या हुआ, नंदनवन में कौन सी रणनीति बनाई गई कि वर्षा से उद्धव ठाकरे को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया। 3 दिन से सागर बंगले में क्या हो रहा है, जहां बीजेपी विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी विधायकों के लिए पिछले 3 दिनों से सागर बंगला एपिसेंटर बना हुआ है।
वर्षा से पैकअप और मातोश्री के लिए प्रस्थान। बुधवार को महाराष्ट्र की सियासी हलचल के ये शो स्टॉपर शॉट्स थे। इनसे तस्वीर खुद ब खुद साफ हो रही थी। वर्षा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। इस घर से उद्धव का सामान पैक हो गया और शिफ्ट हो गया मातोश्री में, जो उद्धव ठाकरे का निजी आवास है। इस वक्त हम वर्षा बंगले के अंदर मौजूद हैं। ये वही दरवाजा है जहां से आपने कल उद्धव ठाकरे को अपने सामान के साथ निकलते देखा, लेकिन आज यहां से संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं उनमें से 21 विधायक अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस शक्ति प्रदर्शन का गुवाहाटी में दिखाया जा रहा है, असल शक्ति प्रदर्शन वो नहीं है, बल्कि असल शक्ति प्रदर्शन फ्लोर ऑफ द हाउस पर होगा और हम दिखा देंगे कि सभी विधायक हमारे साथ हैं। वर्षा से उद्धव के बोरिया बिस्तर बांधने का सारा गुणागणित, सारा समीकरण शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के बंगले नंदनवन में रचा गया। मुंबई के इसी बंगले से उद्धव के साथ खेला हुआ और उद्धव एंड कंपनी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब गुवाहाटी के इस होटल में शिवसेना के बागी विधायकों ने अपनी ताकत दिखाई, अघाड़ी सरकार के खिलाफ एकजुटता का दम भरा। यह सारा खेल हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी सरमाएदार बीजेपी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अघाड़ी का साथ रास नहीं आ रहा, जिस पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। आघाड़ी में अगर कोई रहेगा नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। संजय राउत शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य हैं, जो लगातार तीसरी बार गच्चा खा गए। पहली बार राज्यसभा चुनाव में, दूसरी बार एमएलसी चुनाव में और अब शिवसेना की बगावत। एकनाथ शिंदे एक एक कर विधायकों को ले उड़े और राउत एंड कंपनी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के चाणक्य को हर सियासी चाल की खबर थी। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव के बीच ही उद्धव के खिलाफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का सियासी गठजोड़ हुआ। मतलब उद्धव की कुर्सी जाएगी तो उस पर फडणवीस का बैठना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल काफी तेज है। ऐसे में बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो लगातार उनकी तरफ से मीटिंग्स की जा रही है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कल इस सागर बंगलो में, जो कि देवेंद्र फडणवीस का आवास है, यहाँ पर कल भी कई विधायकों को बुलाकर मीटिंग की गई थी। और आज की अगर बात करें तो सुबह 9:30 बजे से ये मीटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और तमाम विधायक, अगर आपको कहें 15 से 20 विधायक लगातार यहाँ पर पहुंचे। और इन विधायकों के साथ साथ बीजेपी महाराष्ट्र के बड़े नेता चंद्रकांत पाटिल हो, आशीष शेलार हो, प्रवीण दरेकर हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो मीटिंग्स हैं वो लगातार कई घंटों तक चली। और इन मीटिंग में साफ तौर पर इस बात को लेकर रणनीति जरूर बनाई जा रही होगी कि आगे बीजेपी किस तरह एकनाथ शिंदे के सामने पक्ष रखने के बाद अपने पत्ते खोले, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे और उनकी तरफ से यहाँ पर मीटिंग की गई। इसके साथ ही बीजेपी के कई विधायकों ने बताया कि उन्हें इस तरह का ऑर्डर दिया गया है कि सभी जो विधायक हैं वो मुंबई में पहुँचे, मुंबई में उनको रहना है और जब भी उन्हें आलाकमान की तरफ से बुलाया जाए उन्हें यहाँ पर हाजिर होना है और उनकी जो रिपोर्ट है वो उनको सबमिट करना है। ऐसे में जब विधायकों के साथ मीटिंग पूरी हो गई तो देवेंद्र फडणवीस तुरंत ही दिल्ली के लिए निकले। उद्धव वर्षा बंगले से मातोश्री पहुंच गए तो आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस सागर बंगले से वर्षा पहुंच सकते हैं, जिसका रास्ता गुवाहाटी के इस होटल में बैठे शिवसेना के बागी विधायक बना रहे हैं। मतलब फडणवीस के वर्षा बंगले में पहुंचने का पूरा समीकरण तैयार है।
तो एकनाथ शिंदे भी देवगिरी बंगले में आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं, जो महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजित पवार का बंगला है। सत्ता का एक एपिसेंटर ये देवगिरी बंगला भी है। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक हलचल तेज है। उद्धव की सत्ता जाने वाली है, लेकिन संजय राउत की अपनी दलील और दावे हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना, यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। गुवाहाटी के होटल से आई इस तस्वीर में कुल 42 विधायक दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें 41 विधायक शिवसेना के हैं, जो एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती से खड़े हैं। शिवसेना के कुल 55 विधायक हैं, जिनमें से 41 एकनाथ शिंदे के साथ हैं। उद्धव के साथ केवल 14 विधायक बचे हैं। मतलब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 यानी जरूरी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है, जिससे बीजेपी और शिंदे दोनों का रास्ता साफ है। दल बदल कानून लागू नहीं होगा, सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। लेकिन शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य अपनी अलग थियरी पर चल रहे हैं। 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा 2 विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, उनको मालूम नहीं। मुंबई में बैठकर संजय राउत दलील दे रहे हैं, तो गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायक लेटर बम फोड़ रहे हैं, जिसमें उद्धव पर कई आरोप हैं। ये चिट्ठी संजय शिरसाट ने लिखी है, लेकिन इसमें सभी विधायकों की भावनाएं जाहिर की गई हैं। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय गए ही नहीं। कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, अन्य मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। मैंने कई बार सीएम को फोन किया, पर फोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम ऊब जाते और चले जाते। हमारा सवाल यह है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ऐसे विधायकों से इस तरह का व्यवहार जिन्हें 3-4 लाख मतदाता चुनते हैं। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं और बहुत बड़े प्लान की तैयारी है। गुवाहाटी में शिवसेना विधायक हैं, दिल्ली में ब्लूप्रिंट बन रहा है और मुंबई में जबरदस्त पैनिक है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने का फाइनल प्लान रेडी है। आगे क्या करना है, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे। आपको याद होगा, आज से 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया था। कहा था, मैं समुंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। तब लोगों ने कहा था कि अकेला देवेंद्र क्या कर लेगा, मगर देवेंद्र फडणवीस ने अकेले ही महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पलट दी। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस। 2.5 साल पुरानी शपथ पूरी होने जा रही है। 2.5 साल बाद देवेंद्र फडणवीस की सत्ता वापसी तय है। 2.5 साल से फडणवीस महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर का डायरेक्शन कर रहे हैं। देवेंद्र ने एक एक सियासी कैरेक्टर का सिलेक्शन किया।
विपक्षी पार्टियों के एक्शन और रिएक्शन का अंदाजा लगाया और फुल परफेक्शन के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का सत्ता से कनेक्शन फिक्स कर दिया। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 2.5 साल की सियासी फिल्म का लेटेस्ट चैप्टर 21 जून को सामने आया। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव हुए और तब तक महाराष्ट्र में देवेंद्र से ज्यादा चर्चा उद्धव की होती थी। इस चुनाव में बीजेपी के पास नंबर नहीं थे, फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने 5वीं सीट जीती। उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी के पास नंबर थे, फिर भी वो 6ठी सीट नहीं जीत पाए। बीजेपी और गठबंधन साथियों के पास सिर्फ 112 वोट थे। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को वोट मिले 134, यानी एमवीए के 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी को 123 वोट मिले, यानी एमवीए के 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। देवेंद्र की सियासत को तस्वीरों से समझिए। विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे आए, थोड़ी देर बैठे और वापस चले गए, जबकि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एक एक वोट का हिसाब करने के लिए रिजल्ट आने तक विधान भवन में ही रुके रहे। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा चुनावों में शिकस्त के बाद भी उद्धव अपनी पार्टी में बगावत को समझ नहीं पाए। उद्धव के सियासी साथी इशारा करते रहे, पर जब तक ठाकरे को खबर मिली, बाजी पलट चुकी थी। एक बात सच है कि हमारे फ्रेंड का एक कैंडिडेट जीत नहीं सका, वहाँ कुछ होते की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। देवेंद्र फडणवीस की फ्यूचर प्लानिंग जून के पहले हफ्ते में शुरू हो गई थी। फडणवीस ने ऐसे फैसले लिए जिससे एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायकों के साथ महाराष्ट्र से बाहर निकलने का मौका मिला और उद्धव सरकार को पता तक नहीं चला। देवेंद्र के ऑपरेशन एकनाथ शिंदे की शुरुआत 3 जून को हुई। तब महाविकास अघाड़ी का एक डेलीगेशन देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी चीफ से मिला। इस मीटिंग में बीजेपी को तीसरा राज्यसभा कैंडिडेट वापस लेने के लिए कहा गया। बदले में बीजेपी को विधान परिषद में 5वीं सीट देने का ऑफर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी के इस ऑफर को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। अगर फडणवीस मान जाते तो राज्यसभा और एमएलसी इलेक्शन बगैर किसी सियासी हलचल के संपन्न हो जाते, पर देवेंद्र के इस फैसले ने एकनाथ शिंदे को डायरेक्ट फायदा पहुंचाया। वोटिंग से पहले शिवसेना ने अपने सभी एमएलएस को एक ही होटल में रखा, जहां एकनाथ शिंदे ने शिवसेना एमएलए के साथ वक्त बिताया, उन्हें अपने साथ किया। उद्धव के किसी करीबी नेता को इसमें गड़बड़ी नहीं दिखी और इसका फायदा उठाते हुए 20 जून की शाम को एकनाथ शिंदे के साथ सभी एमएलए रवाना हुए। तब भी किसी को शक नहीं हुआ। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से जब शिवसेना के लिए मैसेज आया तो उसमें आवाज एकनाथ शिंदे की थी और शब्द बीजेपी की ओर इशारा कर रहे थे। सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले
ले जाना चाहते। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। अघाड़ी की गाड़ी को बिगाड़ने का पूरा सियासी फॉर्मूला फडणवीस ने तैयार किया। इसके संकेत पहले से मिल रहे थे। फडणवीस ने शिवसेना की फूट का फायदा उठाया। ऐसा उलटफेर हुआ कि उद्धव ठाकरे अब तक नहीं समझ पाए। देवेंद्र फडणवीस के प्लान का ही असर है कि कल तक गरजने वाले शिवसेना नेता आज ठंडे पड़ गए हैं। आघाड़ी में अगर कोई रहना नहीं तो आइए हम बाहर निकलेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर ऐसी खबरें आती रहीं कि उद्धव ठाकरे को हमेशा कुर्सी खोने का डर सताता रहता था। इसी वजह से वो कांग्रेस एनसीपी पर ज्यादा ध्यान देते थे। पिछले एक साल में शिवसेना के कई नेताओं ने खुलकर अपनी ही सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के बीच शिवसेना की बगावत को और भड़काया। महाविकास अघाड़ी ने जिसे चुनाव जीतने की कोशिश समझकर इग्नोर कर दिया, उस मौके का फायदा उठाकर देवेंद्र ने उद्धव की सरकार गिराने का रास्ता क्लियर कर दिया। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, कांग्रेस के कई एमएलए भी अपने लीडर्स से नाखुश थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कम से कम 10 एमएलए ने विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की। ठाकरे सरकार गई तो पवार का पावर भी कम होगा, महाराष्ट्र की सत्ता में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। एनसीपी का सबसे बड़ा गढ़ महाराष्ट्र है। शरद पवार को सियासी चाणक्य माना जाता है, लेकिन शरद पवार के बयान सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि देवेंद्र की सियासी पिक्चर में पवार भी साइड रोल ही निभा रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे, इसके साथ हम रहेंगे। महाराष्ट्र में 2022 में जो सियासी उठापटक चल रही है, उसका राज 2019 की इन तस्वीरों में छिपा है। 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की, पर वो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। अजित पवार डिप्टी सीएम बनने के बावजूद एनसीपी का समर्थन नहीं ला पाए। सिर्फ 80 घंटों के बाद ही फडणवीस और अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया। सियासी कैलकुलेशन में चूक से फडणवीस को बड़ा सबक मिला। उन्होंने गलती की, पॉलिटिकल कीमत भी चुकाई। इसके बाद फडणवीस ने उद्धव को वार्निंग देकर ऑपरेशन लोटस शुरू किया था। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस। 2022 में फडणवीस ने अजित पवार वाली गलती नहीं दोहराई। इस बार सिचुएशन ठीक उलट है। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना के बागी एमएलए लगातार बढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। महाराष्ट्र के फाइनल मैच में देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं और राजनीति में कुछ भी मुमकिन होने की बात एक बार फिर साबित हो गई। सर की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देवेंद्र ने साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स में उन्हें टक्कर देना मुश्किल है। कितना भी टफ टाइम हो, देवेंद्र हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ सामने आते हैं। सियासी कैलकुलेशन को समझते हैं और सोचे बिना सही जवाब देते हैं। देवेंद्र जी, आपने यहाँ पे कहा कि अब महाराष्ट्र में बारी है, कब तक सरकार होगी, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। 2.5 सालों से देवेंद्र राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे। फडणवीस के गेम चेंजर दांव को 2019 की 2 तस्वीरों से समझिए। तब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम उद्धव ठाकरे के करीब बैठते थे। फडणवीस ने महाराष्ट्र में राइट टाइम पर सही साथी चुना
और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव की बाजी पलट दी। हेच तर मी सांगत होतो की अभिनंदन तर आहेच, माझा मित्र तिकडे बसलेला आहे, हे माझ्या मनात नव्हतं. तुम्ही जर का सोबत असताना तर आज हा सगळा कारभार मी घरी बसून टीव्हीवरती बघत बसलो असतो. त्या शोले पिक्चर मध्ये अमिताभ बच्चन हा त्या ठिकाणी धर्मेंद्रचा लग्नाकरता जातो आणि ज्या प्रकारे कौतुक करतो, लड़का तो अच्छा है. पण काय हरकत नाही, शेवटी लोकशाही आहे, या सगळ्या गोष्टी चालत असतात. हे खरं आहे अध्यक्ष महोदय, मी म्हणालो होतो मी पुन्हा येईन आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने मला पुन्हा आणलं. 105 निवडून दिल्यात अध्यक्ष महोदय, सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आणलेला आहे, सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून. त्यांची अपेक्षा तीच होती, जनादेश तोच होता. आता ठीक आहे, त्या जनादेशाचा सन्मान आम्ही ठेवू शकलो नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे, पण काही हरकत नाही. मी आता त्याला असं अमेंड करतो कि मैं टाइम टेबल सांगितला नव्हता. आज पूरा देश फडणवीस की सियासी पावर देख रहा है। देवेंद्र ने सही टाइम पर सरकार बनाने का दावा किया था, पर उनके एक दांव के बाद उद्धव के हाथों से सरकार और पार्टी दोनों फिसल रही है। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।